नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शुक्ला आज फिर उपस्थित हूं लोक सेवा आयोग के लिए तैयारी कराने के लिए वीडियो लेक्चर सीरीज के साथ। लेकिन आगे बढ़ने के पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिलता रहे। हम लोग अभी वर्तमान में भारत के संविधान पर चर्चा कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे भारत में संघ की कार्यपालिका के बारे में और उसका ये पहला वीडियो है। इस वीडियो में हम भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे। संघ की कार्यपालिका के संबंध में संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 और अनुच्छेद 123 में प्रावधान है। हम इन अनुच्छेदों को यहां पर कॉपी नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप आसानी से संविधान के मूल पाठ में इन्हें पढ़ सकते हैं। यहां पर हम इनका विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं जिससे आप इन प्रावधानों को बेहतर तरीके से समझ सकें। भारत में संसदीय लोकतंत्र है। इसका तात्पर्य है कि यहां पर जनता द्वारा चुनी हुई संसद है और देश की कार्यपालिका इस चुनी हुई संसद के प्रति उत्तरदायी है। भारत सरकार के 3 अंग हैं: कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका विधायिका का भाग है। दरअसल संसद में बहुमत का नेता ही प्रधानमंत्री बनता है और सभी मंत्री संसद के सदस्य होते हैं। भारत के संविधान निर्माताओं द्वारा संसदीय लोकतंत्र को लागू करने के अनेक कारण हैं। पहला तो यह है कि ब्रिटेन में इसी तरह की सरकार थी और भारत के नेता ज्यादातर उस सरकार के स्वरूप से अवगत थे तो उन्होंने उसी को चुन लिया। दूसरा, इस प्रकार की सरकार को अधिक जिम्मेदार सरकार माना जाता है क्योंकि इसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है और विधायिका नागरिकों के प्रति जवाबदेह होती है। तीसरा, इस प्रकार की सरकार अधिनायकवाद को रोकती है क्योंकि किसी एक व्यक्ति का शासन नहीं होता। चौथा, इस प्रकार की सरकार विविध समूहों को लोगों के जनप्रतिनिधित्व में मदद करती है क्योंकि संसद में जो संसद सदस्य होते हैं वो अलग अलग समूहों के प्रतिनिधि होते हैं। पांचवा, राष्ट्रपति राज्य का मुखिया है लेकिन वो नाम मात्र का कार्यकारी है। वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री हैं जो संसद के प्रति उत्तरदायी हैं। ऐसी सरकार में बहुमत का शासन होता है। सरकार के कार्यों पर नजर रखने के लिए एक संसदीय विपक्ष होता है जो अगर मजबूत हुआ तो सरकार मनमानी नहीं कर सकती। और आठवीं बात यह है कि इस प्रकार की सरकार में सिविल सेवक स्वतंत्र और निष्पक्ष होते हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 52 की। यह अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति देश का कार्यकारी प्रमुख है। सरकार के सारे काम राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं। राष्ट्रपति के लिए अर्हताएं और निरर्हताएं अनुच्छेद 58 में दी हुई हैं। अर्हताएं हैं कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल की आयु पूरी कर ली हो और लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए अहर हो। निरर्हताएं हैं यदि कोई व्यक्ति भारत संघ या किसी भी राज्य की सरकार या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन लाभ का पद धारण करता है तो वो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अयोग्य है। राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें अनुच्छेद 59 में दी हुई हैं। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन या किसी भी राज्य विधानमंडल के सदन का सदस्य नहीं हो सकता। यदि वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य है या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य है तो उसे राष्ट्रपति के रूप में अपने कार्यालय में प्रवेश करने की तिथि पर उस सदन से अपनी सीट खाली करनी होगी। दूसरी बात है कि राष्ट्रपति लाभ का कोई अन्य पद धारण नहीं करेगा। फिर राष्ट्रपति अपने आधिकारिक आवासों का उपयोग बिना किराए के करने के लिए अधिकृत है। राष्ट्रपति संसद द्वारा निर्धारित परिलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों के लिए भी अधिकृत है। राष्ट्रपति की परिलब्धियां और भत्ते उनके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किए जा सकते। 2016 में भारत के राष्ट्रपति का वेतन बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया गया था। थोड़ा सा राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में जानते हैं। अनुच्छेद 54 कहता है कि राष्ट्रपति का चुनाव एक इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा किया जाएगा। इस इलेक्टोरल कॉलेज में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों के विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य होते हैं। अनुच्छेद 55(3) के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव में एकल हस्तांतरणीय मतदान प्रणाली का उपयोग किया जाता है। अनुच्छेद 71 कहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित यदि कोई विवाद हो
तो वो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत किया जाएगा और उनका निर्णय अंतिम होगा। भारत के राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन प्रणाली को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव इस इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा किया जाता है, जिसे संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। इसमें दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी शामिल हैं। प्रत्येक राज्य विधानसभा के सभी सदस्यों के वोटों का कुल मूल्य विधानसभा में निर्वाचित सीटों की संख्या को प्रत्येक सदस्य के वोटों की संख्या से गुणा करके निकाला जाता है। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश के लिए 294 में 148 का गुणा करके 43,512 आया। प्रत्येक संसद सदस्य के वोटों का मूल्य प्राप्त करने के लिए सभी राज्यों के वोटों के कुल मूल्य को एक साथ जोड़ने पर संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या, जो लोकसभा के लिए 543 और राज्यसभा के लिए 233 है, इससे विभाजित किया जाता है। प्रत्येक मतदाता के वोट का मूल्य पूर्व निर्धारित है। उदाहरण के लिए प्रत्येक संसद सदस्य के वोट का मूल्य 708 है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा के प्रत्येक सदस्य के वोट का मूल्य 208 है और सिक्किम विधानसभा के प्रत्येक सदस्य के वोट का मूल्य केवल 7 है। किसी उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित करने के लिए कोटा वैध वोटों के कुल मूल्य को 2 से विभाजित करके और भागफल में 1 जोड़कर निकाला जाता है। यदि कोई शेष बचे तो उसे अनदेखा कर दिया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव को बेहतर तरीके से समझने के लिए YouTube के चैनल द सिक्स्थ एस्टेट पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड के अंतर्गत उपलब्ध इस वीडियो के अंश देखें। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। राष्ट्रपति द्वारा शपथ अनुच्छेद 60 में दी हुई है। राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती है और शपथ है, मैं अमुक ईश्वर की शपथ लेता हूं या सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं श्रद्धा पूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन अथवा राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करूंगा, अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में लगातार निरत रहूंगा। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में है। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पद का त्याग कर सकते हैं। संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित रीति से महाभियोग चलाकर पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करते रहते हैं जब तक उनका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। खंड 1 के परंतु के खंड क के अधीन उपराष्ट्रपति को संबोधित त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति द्वारा तत्काल लोकसभा के अध्यक्ष को दी जाना अनिवार्य है। अब राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया जो अनुच्छेद 61 में दी गई है उसकी बात करते हैं। संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तब संसद का कोई भी सदन आरोप लगा सकता है, लेकिन ऐसा कोई आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि
ऐसा आरोप लगाने की प्रस्तावना किसी ऐसे संकल्प में अंतर्विष्ट होना चाहिए जो कम से कम 14 दिन की ऐसी लिखित सूचना दिए जाने के पश्चात प्रस्तावित किया जाए जो उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों ने हस्ताक्षर करके प्रस्तावित करने का आशय प्रकट किया है, और 2, उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प पारित किया जाना चाहिए। तीसरी बात है कि जब आरोप संसद के किसी सदन द्वारा लगाया गया है तब दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा या कराएगा, और ऐसे अन्वेषण में उपस्थित होने तथा अपना प्रतिनिधित्व कराने का राष्ट्रपति को अधिकार है। यदि अन्वेषण के परिणाम स्वरूप यह घोषित करने वाला संकल्प कि राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाया गया आरोप सिद्ध हो गया है, आरोप का अन्वेषण करने वाला या कराने वाला सदन अपनी कुल सदस्य संख्या से कम 2/3 बहुमत से पारित कर देता है, तो ऐसे संकल्प का प्रभाव उसके इस प्रकार पारित होने की तारीख से राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने का होगा। अनुच्छेद 361 कहता है राष्ट्रपति और राज्यपालों और राज्य प्रमुखों का संरक्षण। पहला है कि राष्ट्रपति अथवा राज्य का राज्यपाल या राज्य प्रमुख अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए या उन शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने द्वारा किए गए या तात्पर्य किसी भी कार्य के लिए किसी न्यायालय के समक्ष उत्तरदायी नहीं होंगे। लेकिन अनुच्छेद 61 के अधीन आरोप के अन्वेषण के लिए संसद द्वारा यदि कोई नियुक्त किया जाता है, न्यायालय, अधिकरण या निकाय, तो राष्ट्रपति के आचरण का वो पुनरावलोकन कर सकता है। परंतु ये और कि इस खंड की किसी भी बात का ये अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि यदि किसी व्यक्ति को भारत सरकार के खिलाफ कोई कार्यवाही करनी है तो उस अधिकार को कोई निर्बंधित नहीं किया गया है। मतलब राष्ट्रपति पर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लग सकता, लेकिन भारत सरकार के खिलाफ केस चलाया जा सकता है। दूसरी बात यह कि राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दांडिक कार्यवाही न तो संस्थित हो सकती है और न चालू रखी जा सकती है। फिर है कि राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल की पदावधि के दौरान उनकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए कोई भी न्यायालय कोई वारंट नहीं निकाल सकता। फिर राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में अपना पद ग्रहण करने के पहले या उसके पश्चात या उनके द्वारा अपनी वैयक्तिक हैसियत में लिए गए किसी भी कार्य के संबंध में अगर कोई सिविल कार्यवाहियां करनी है जिसमें राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध अनुतोष का दावा किया गया है, तो उनकी पदावधि के दौरान ऐसी कार्यवाही किसी न्यायालय में तब तक संस्थित नहीं की जाएगी जब तक कि कार्यवाही की प्रकृति, वाद हेतु ऐसी कार्यवाहियां संस्थित करने वाले पक्षकार का नाम, वर्णन, निवास स्थान और अनुतोष इसका कथन करने वाली लिखित सूचना राष्ट्रपति या राज्यपाल को परिदत्त की जाती है या उनके कार्यालय में छोड़ी जाती है, और उसके बाद 2 महीने का समय बीत जाना चाहिए, तभी कोई सिविल कार्यवाही भी संस्थित की जा सकती है। तो दांडिक कार्यवाही नहीं हो सकती, कारावास नहीं हो सकता, गिरफ्तारी नहीं हो सकती, सिविल कार्यवाही हो सकती है, लेकिन 2 महीने का नोटिस देने के बाद। अब हम लोग राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बात करते हैं। राष्ट्रपति की विभिन्न प्रकार की शक्तियां हैं। पहली है कार्यकारी शक्तियां। भारत के संविधान के अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की सभी कार्यकारी शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित होंगी। राष्ट्रपति को संविधान के प्रावधानों के अनुरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से अपनी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करने की अनुमति है। क्या शक्तियां हैं? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जैसे उच्च संवैधानिक अधिकारियों की नियुक्ति, सभी राष्ट्रीय मामलों के बारे में सूचित होने का अधिकार, संवैधानिक न्यायालयों मतलब उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, राज्य के राज्यपालों, अटॉर्नी जनरल, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य आयुक्तों और उप राज्यपालों की नियुक्ति, मंत्रिपरिषद, राज्य के राज्यपाल और महान्यायवादी को हटाना। फिर राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां हैं। अनुच्छेद 53 में यह भी कहा गया है कि राष्ट्रपति भारत संघ की सभी सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर हैं।
इसमें यह भी कहा गया है कि यदि कोई भी विशिष्ट प्रावधान इस सामान्य सिद्धांत के दायरे को कम करने के लिए नहीं बनाया जा सकता। संघ के सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर के रूप में राष्ट्रपति के पास ये शक्तियां हैं। पहला, सभी अधिकारियों की नियुक्ति, जिसमें सेनाओं के प्रमुख की नियुक्ति भी शामिल है। दूसरा, सभी युद्ध राष्ट्रपति के नाम पर लड़े जाते हैं। तीसरा, शांति भी राष्ट्रपति के नाम पर ही संपन्न होती है। फिर राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियां। राष्ट्रपति भारतीय कूटनीति का चेहरा है और देश को दुनिया भर के देशों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने में मदद करते हैं। विदेशों में सभी राजदूत और उच्चायुक्त राष्ट्रपति के प्रतिनिधि हैं। वो अन्य देशों के राजनयिकों और प्रतिनिधियों से प्रमाण पत्र भी प्राप्त करते हैं और संसद द्वारा अनुसमर्थन से पहले अन्य देशों के साथ संधियों और समझौतों पर राष्ट्रपति द्वारा बातचीत की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा मतलब व्यक्तिगत रूप से उनके द्वारा नहीं, उनके अधिकारियों के द्वारा, उनकी शक्तियों से, उनके नाम से यह काम होता है। फिर राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति संसद को संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति होते हैं। संसद के दोनों सदनों के बीच अगर कानूनी प्रक्रिया में गतिरोध हो जाए तो उसे तोड़ने के लिए राष्ट्रपति संयुक्त सत्र भी बुला सकते हैं। निम्नलिखित प्रावधानों के मामलों में राष्ट्रपति की मंजूरी अनिवार्य है। पहला, नया राज्य बनाना, मौजूदा राज्यों की सीमा में परिवर्तन करना, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना, भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित विधायी प्रावधानों के लिए भी राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है। लोकसभा में पारित होने वाले धन विधेयक के मामले राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के बिना नहीं लाए जा सकते। संसद द्वारा पारित सभी विधेयकों को कानून बनने के लिए भी राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है। जब संसद का सत्र नहीं चल रहा है तब राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार है। राष्ट्रपति दोनों सदनों में सदस्यों को मनोनीत भी करता है। राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति अनुच्छेद 123 में है। राष्ट्रपति तब अध्यादेश बना सकते हैं जब संसद के किसी भी सदन का सत्र नहीं चल रहा है और राष्ट्रपति को तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता महसूस होती है। राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश का प्रभाव संसद के अधिनियम या कानून के समान ही होगा। अध्यादेश अगर बनाया जाता है तो उसकी जो शर्तें हैं वो ये हैं। पहला, सत्र प्रारंभ होने पर इसे पारित करने के लिए संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। दूसरा, संसद के पुनः संयोजन की तारीख के 6 सप्ताह बाद अध्यादेश स्वयं समाप्त हो जाएगा। तीसरा, यदि अध्यादेश को अस्वीकृत करने वाले प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिए जाते हैं तो भी अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। चौथा, राष्ट्रपति किसी भी समय अध्यादेश को वापस भी ले सकते हैं। और पांचवां, अध्यादेश भारत के संविधान के अनुरूप होना चाहिए, अन्यथा न्यायालय भी इसे अमान्य घोषित कर सकता है। फिर राष्ट्रपति की कुछ वित्तीय भूमिकाएं हैं। राष्ट्रपति वित्त आयोग की रिपोर्ट प्राप्त करते हैं और उस रिपोर्ट पर कार्यवाही करते हैं। भारत की आकस्मिकता निधि राष्ट्रपति के अधीन होती है। राष्ट्रपति संसद में ऑडिट की प्रस्तुति भी कराते हैं। राष्ट्रपति की कुछ न्यायिक शक्तियां हैं। पहली है कि राष्ट्रपति न्यायिक त्रुटियों को सुधार सकते हैं। दूसरा है, राष्ट्रपति को क्षमादान देने और दंड से राहत देने की शक्ति है। राष्ट्रपति निम्नलिखित मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ले सकते हैं। पहला है कानूनी मामले, दूसरा है संवैधानिक मामले और तीसरा है राष्ट्रीय महत्व के मामले। राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति अनुच्छेद 72 में है। राष्ट्रपति निम्नलिखित मामलों में अदालत द्वारा किसी व्यक्ति को दी गई सजा को माफ कर सकते हैं, सजा में राहत दे सकते हैं या सजा को निलंबित भी कर सकते हैं। कब? जब सजा कोर्ट मार्शल से दी गई है या संघ की कार्यकारी शक्तियों के दायरे में आने वाले मामलों से संबंधित किसी कानून के उल्लंघन के अपराध के लिए सजा दी गई है या जब किसी न्यायालय द्वारा मृत्यु दंड सुनाया गया है। लेकिन क्षमादान की शक्ति बेलगाम नहीं है। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियों का बेलगाम होने का मामला हमेशा अत्यधिक बहस का मुद्दा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न मामलों में कार्यपालिका की क्षमादान की शक्तियों पर नियंत्रण करने के प्रावधान भी निर्धारित किए हैं। मारूराम आदि बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा केंद्र सरकार की सलाह पर ही किया जाना है, न कि अपनी इच्छा से, और यह सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है।
धनंजय चटर्जी उर्फ धाना बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही बात दोहराई है। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां अनुच्छेद 72 में है और राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियां अनुच्छेद 161 में है। राष्ट्रपति को कोर्ट मार्शल के प्रकरणों में क्षमादान की शक्ति है, लेकिन राज्यपाल को यह शक्ति नहीं है। इसी तरह से मृत्युदंड के मामले में भी क्षमादान की शक्ति केवल राष्ट्रपति को है, राज्यपाल को नहीं है। राष्ट्रपति को संविधान के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा करने का भी अधिकार है, लेकिन इस बारे में हम एक अलग एपिसोड में बात करेंगे क्योंकि यह काफी लंबी बात होगी। राष्ट्रपति की स्वविवेक की शक्तियों के संबंध में संविधान के 42वें संशोधन के बाद बहुत परिवर्तन हुआ है। 1976 में हुए 42वें संशोधन के पहले राष्ट्रपति अपने विवेक से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र थे। वे मंत्रिपरिषद के सलाह पर विचार कर सकते थे, लेकिन 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के बाद संविधान में यह वाक्यांश जोड़ा गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करेगा। इसके बाद भी कुछ लोगों को लगता था कि यह अस्पष्ट प्रावधान है कि मंत्रिपरिषद द्वारा सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है या नहीं। इस अस्पष्टता को दूर करने के लिए 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 लाया गया, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति एक बार सलाह को पुनर्विचार हेतु मंत्रिपरिषद को वापस भेज सकता है। यदि वही सलाह मंत्रिपरिषद द्वारा बिना किसी संशोधन के दोबारा भेजी जाती है तो राष्ट्रपति उसे स्वीकार करने के लिए बाध्य है। अब हम उपराष्ट्रपति के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 63 भारत के उपराष्ट्रपति की बात करता है। संविधान के अनुच्छेद 64 और 65 में उपराष्ट्रपति के कार्य दिए गए हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा में वोटों की बराबरी की स्थिति में उपराष्ट्रपति अपना वोट देते हैं। उपराष्ट्रपति औपचारिक अवसरों पर राज्यसभा का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। वो राज्यसभा के सदस्यों की विशेषाधिकार की रक्षा करते हैं। वो सद्भावना मिशनों के लिए विदेश की यात्रा करते हैं। ऐसे मामलों में जहां राष्ट्रपति अनुपस्थिति या बीमारी के कारण अपने कार्यों को करने में सक्षम नहीं है, तब तक कि राष्ट्रपति अपना कर्तव्य फिर से शुरू नहीं कर देते, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का पालन करते हैं। यदि राष्ट्रपति के इस्तीफे, निष्कासन या मृत्यु के कारण अथवा नए राष्ट्रपति के निर्वाचित होने तक राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। उपराष्ट्रपति के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने और नए राष्ट्रपति के चुनाव के बीच की अवधि को अधिकतम 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अब उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? अनुच्छेद 66 कहता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसके सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में गुप्त मतदान होगा। उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा और यदि संसद के किसी सदन या राज्य के विधानमंडल का सदस्य है तो यह समझा जाएगा कि जिस दिन उसने उपराष्ट्रपति के पद के रूप में अपना पद ग्रहण किया है उसी तारीख से उन्होंने संसद सदस्य का या राज्य विधानमंडल का पद रिक्त कर दिया है। कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचन होने का पात्र तभी है जब वो भारत का नागरिक है, 35 साल की आयु पूरी कर चुका है और राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्ह है। यदि कोई व्यक्ति भारत सरकार के या किसी राज्य के या उसके नियंत्रण के किसी अन्य प्राधिकारी में कोई लाभ का पद धारण किए हुए है तो वो उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं है। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति की पदावधि की बात करता है। उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे, लेकिन उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पद का त्याग कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा भी अपने पद से हटाए जा सकते हैं जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित किया गया है और जिससे लोकसभा सहमत। किंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन से पहले सूचना न दे दी गई हो। उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करते रहते हैं जब तक कि उनका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण न कर ले। तो आज हमने
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में बात की है। अगले वीडियो में हम केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।